हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर और आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ विपक्ष के जो मुद्दे हैं जो कि सरकार पे हमेशा से जो लगाती रही है, और कुछ ऐसे जो नरेंद्र मोदी अभी जो प्रधानमंत्री एनआई को इंटरव्यू दिए उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया, और तीसरा कि जो विपक्ष जो मुद्दे उठा रही है जैसे कि एक ईवीएम का मुद्दा है तो क्यों उठा रही है, इस सब बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सपोर्ट भी करें। जैसे कि मैं तो ये नहीं बोलता कि कोई QR कोड डालता हूँ और आप स्कैन करिए, मैं भी नहीं मानता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, क्रिएटर हूँ, लेकिन मैं ग्रो करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कम से कम आप बेल आइकन को और सब्सक्राइब जरूर करें दबाने के बाद, क्योंकि मैं जो वीडियो लेके आता हूँ तो काफ़ी उम्मीद से लेके आता हूँ कि कई चीज़ें जो आपके नज़र में जो मीडिया का जो प्राइम टाइम न्यूज़ होता है उससे निकल जाता है और वो आपके जहन में नहीं आता। तो मैं प्रयास करता हूँ ऐसे न्यूज़ को आपके सामने लेकर आऊँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, विपक्ष के कुछ ऐसे चीज़ें हैं। एक आपने सुना होगा विपक्ष के जो मुद्दे हैं, पहला जो पहले से चला रहा है, कुछ उसमें उन्होंने ऐड किया। पहला एक मुद्दा रहा है कि जो सरकार है ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल करती है विपक्ष को डराने के लिए। दूसरा है कि ईवीएम की वजह से सरकार जीत जाती है। और तीसरा उसमें ऐड हो गया है जो जो तीसरा है उसमें ऐड हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो हम मुख्यतः तीन बिंदुओं पर केंद्रित रखेंगे अपने डिबेट को। तो चलिए पहला लेते हैं कि विपक्ष का जो मुद्दा है सीबीआई ईडी के रेड के ऊपर, कि विपक्ष जो है उनको परेशान किया जा रहा है और चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों, ईडी के जो रेड है वो आप देखेंगे तो जो 100% बोलते हैं कि 90% जो है विपक्षी दलों के ऊपर हुआ है, लेकिन आप ये मानेंगे कि कई आंकड़े ऐसे हैं कि 90 से लेकर 97% तक केवल ब्यूरोक्रेट्स तक, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर ईडीआई का जो छापा है या उनके ऊपर कार्रवाई है। वन्नी 3% जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके ऊपर। अब आता है कि 3% में सबसे ज़्यादा विपक्षी दलों को। लेकिन ये पहला केस नहीं है। आप जितने भी केस उठाएंगे, चाहे मुलायम सिंह यादव का हो या लालू यादव के फैमिली का हो या मायावती का हो, ममता बनर्जी का हो, उनके भतीजे का हो, ये आज का विषय नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। मतलब आप देखेंगे कई तो 90s में शुरू हुए थे, कोई 2000 मतलब मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब शुरू हुआ। तो ये केसेस जो है और रेड्स हो गए, इनके ऊपर जो कार्रवाई पहले से शुरू हो गई। अब ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम में ये तेज हो गई है। अब वजह जो भी हो, चाहे वो मोदी जी बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, किसी के ऊपर भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, तो ये एक कारण होगा जिसकी वजह से अभी जो एनआई में उनका इंटरव्यू आया, मैं उसके जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने इस बात पे भी जिक्र किया जो मैं बोला। उन्होंने एक और चीज़ बोला कि आप ये देखिए कि जो भी अटैच था, जो आपने मनमोहन सिंह अपने 10 साल में जो एसेट है अटैच करके 4000, और मोदी गवर्नमेंट में 1 लाख का जो एसेट है वो अटैच हुआ। तो अपने आप में दर्शाता है कि जो ईडीआई का काम था पहले बेहतर था कि आज है। नैरेटिव सेट करने से नहीं। अगर जो रिकवरी, अभी मान लीजिए कि लोग बोलते हैं कि नीरव मोदी भाग गया या विजय माल्या भाग गया, घोटाला तो ये सब लोग जानते हैं। आज के टाइम में कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है तो जानता है कि घोटाला तो पहले का ही है, 2012-13 का घोटाला है। भागे ठीक है नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के टाइम में, लेकिन घोटाला तो उस समय। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि बंदा क्यों भागता है, ये चोर क्यों भागेगा, जब पुलिस आएगी तभी भागेगा। अगर मान लीजिए चोर को डर ही ना हो तो आपके घर में रहेगा या आपके मोहल्ले में रहेगा। वो भागता तब है जब बोलता है पुलिस आ गई या मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कि उन्होंने जितना रिकवरी किया विजय माल्या से, उनके घोटाले से ऊपर से ज़्यादा का संपत्ति उन्होंने रिकवरी किया, चाहे उसको नीलामी करके जैसे भी। तो ये सब चीज़ें हैं जो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ईडी का जो अटैच है वो कितना है। अब दूसरा बात है ईवीएम से। अभी मान लीजिए एक सवाल है कि जैसे कि
जो गवर्नमेंट, जो विपक्ष है वो गवर्नमेंट पे आरोप लगाती है कि आज जो जीतने का कारण ये है कि ईवीएम, अभी आपने दिग्विजय सिंह को सुना होगा कि मैं तो जीत जाऊंगा, लेकिन अगर ईवीएम सही बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ईवीएम पे मुझे भरोसा नहीं है। एक आदमी होता है ना कि वो जान रहा है कि हार रहा है तो बहाना ढूंढता है। जैसे लड़का पढ़ता नहीं हो, एग्जाम देने बैठा हो तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं पढ़ा नहीं है, बोलेगा कि अरे यार मेरा पेन खराब हो गया था तो इंक नहीं निकल पाया था, या टीचर ने मेरे को तो कम ही समय दिया था। तो इस तरह का जो बातें हैं ना वो बोलेगा। वो ये कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेगा कि उन्हें साल भर कोई तैयारी नहीं की एग्जाम की। तो वैसे ही दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की आदत है जो पहले एसी में बैठते थे और सोचते थे कि बड़ा नाम है, अब जाएंगे और चुनाव जीत के चले आएंगे। लेकिन इन टाइम में अभी जनता में काफ़ी परिवर्तन हो गया, सोशल मीडिया से लेके काफ़ी अवेयरनेस हो गया कि आप काम करोगे तभी आप जीतोगे। तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे आप देखिए, कभी आपने कभी भी किसी नेता को, इवन महबूबा मुफ्ती को आपने देखा होगा कि वो रोड शो कर रही है। आप 2014 के पहले एक भी रोड शो बता दीजिए कि एक नेता ने सिंगल कोई रोड शो किया। एक तो डरते थे लोग, बुलेट प्रूफ के बाहर आते नहीं थे, तो उस समय ये लोग कोई रोड शो करते नहीं थे। रैली में भी ये लोग बड़े बड़े लीडर लोग हैं, बुलेट प्रूफ के कांच के भीतर से रैली करते थे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गया है, अब लोग रैली कर रहे हैं तो रैली से एक विश्वास होता है कि आज जो लोगों को डर नहीं है, कोई बम विस्फोट है, टेररिस्ट का अटैक का कोई डर नहीं है। दूसरा कि जनता से, अब जनता के बीच में वो समझ गए कि जाना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए, आप 2014 के पहले कोई भी गांधी फैमिली को उठा दीजिए कि रैली कर रहा कि भी जनता में गए, फिक्स होता था कि इस झोपड़ी में जाना है, उनके खा के चले आना है। राजीव गांधी को देखा रहे, लेकिन उन्होंने एक देखा नहीं हुआ गाँव में घूम रहे किसी, जो आजकल दिखा रहा है कि बस में जा रहे हैं, मैकेनिक बन रहे हैं, वो सब नहीं दिखाएगा आपको। तो आज के टाइम में ईवीएम पे एक ठीकरा फोड़ना, वो चुनाव आयोग ने सही बोला था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे कि हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ना है, वो गलत चीज़ है। अभी आप देखिए कि 2014 में अगर तुम इसी हिसाब से चले कि भाई आज मोदी गवर्नमेंट सारे चीज़ को मैनेज करती है, तो 2014 में सीबीआई तुम्हारे पास थी, ईडी तुम्हारे पास था, चुनाव आयोग तुम्हारे पास, सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारे तो मैनेज कर रहे थे। तो राहुल गांधी जाके फॉरन में बोले कि सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज हो जाता है, तुम्हारे पास था। फिर भी 2014 में कैसे चुनाव मोदी जी जीत गए और कैसे जो एनडीए था उसकी गठबंधन को 325 सीट तक आ गए और बीजेपी को 282 सीट आ गए। कैसे? जब तुम्हारा जो जैसे बोलते हैं कि सारा सत्ता तुम्हारे हाथ में, मीडिया भी तुम्हारे हाथ में, उस समय तो तुम मानते हो कि सब चीज़ तुम्हारे हाथ में, फिर भी मैनेज नहीं कर पाए, फिर भी ईवीएम को हैक नहीं कर पाए। तो आप अगर बोलोगे कि नहीं हम लोग ये करते नहीं थे, तो आप उस पर एक फिर सवाल उठता है कि आप बोलते हो कि नहीं हम तो कोई मीडिया के साथ ऐसा या ईवीएम को हैक करने का प्रयास नहीं किया, तो ये तो मानते हो ना कि फिर फेयर इलेक्शन हुआ। तो फेयर इलेक्शन में आप मानते हो ना कि बीजेपी जीत के आई। ये सब बहाना है और बहानों का कोई भी सिर पैर नहीं होता। अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक आया कि सुप्रीम में जो एडीआर है उन्होंने एक इस पे बहुत दिनों से बोला था कि वीवीपैट को 100% मैच होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक बोल सकते हैं पिटीशन दायर किया था, उसके ऊपर 2 घंटे तक सुनवाई हुई और उस पर 18 तारीख के लिए अभी रिजर्व कर दिया गया। अब मैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जब ये पूछा कि भाई आपको कैसे पता चला कि ईवीएम के साथ चुनाव नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने, प्रशांत भूषण ने बोला कि एक सर्वेक्षण हुआ था। तो जस्टिस दत्ता ने इसमें जवाब देते हुए कहा कि हम निजी सर्वेक्षण पर विश्वास नहीं करते। तो ये उन्होंने बोला कि यूरोपीय देश में ईवीएम से मतदान का विकल्प चुना गया था, लेकिन उस पर वापस वो लौट आए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने उन्होंने बोला कि जीवन के 6ठे दशक में, और अच्छे से आप भी जानते होंगे कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं थी। हो सकता है उन्होंने एक बहुत ही तथ्य टिप्पणी किया, हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन हम उस दौर को नहीं भूल सकते। ये जस्टिस खन्ना ने बोला उसके जवाब पे। उसके बाद जो एक और था कि हेगड़े ने सवाल, जब जो हेगड़े थे उन्होंने बोला कि 100% जो पर्चियाँ मैच होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के खन्ना ने पूछा कि 60 करोड़ वीवी पर्चियों की गिनती हो जानी चाहिए, मतलब 60 करोड़ जो वीवीपैट की पर्चियाँ है क्या उसको मतलब आप मैच कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने बोला कि इसमें इस तरह से तो 12 दिन लगेंगे इसमें मैच करने में।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये देखो, फिर बार कोड का मतलब आया कि बार कोड से चुनाव संभव नहीं है। तो कहने का मतलब उन्होंने बोला कि आपको कहाँ से ये सब मिल जाता है, कहाँ से तथ्य मिल जाते हैं जिससे आप बोलते हो कि ईवीएम से चुनाव होना सही नहीं है। जब इस एक प्राइवेट सर्वेक्षण, तो क्या आप पहले बोल रहे हो कि नहीं गवर्नमेंट का सर्वेक्षण है, गवर्नमेंट कराती है तो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है इसलिए वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्या प्राइवेट पे आप विश्वास करोगे? फिर प्राइवेट पे लेके मानोगे प्राइवेट तो गवर्नमेंट खरीद सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला कि देखिए आप लोग, मैं इनडायरेक्टली बोला कि मतलब बैलेट पेपर से जब भी चुनाव होगा, जिसको याद होगा कि आप बैलेट पेपर लूट लिया जाता था, बैलेट पेपर पहले से गिनती करके भर दिया जाता था, ये सब पहले से होता रहा है। अगर वहाँ पे डीएम आपके सपोर्ट का है तो मैनेज किया जाता था, आपका बैलेट पेपर दूसरे में गिन लिया जाता, तो ये सब पहले होता रहा है। तो कहने का मतलब ये तो एक मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम को, मैंने जो नरेंद्र मोदी का जो इस पे स्टेटमेंट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ये मैंने आपको बताया। अब तीसरा जो आता है, जो अभी एक नया इसमें ऐड किया इन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के 2-3 तथ्य है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक, आप मानते हो कि पहला चीज कि इलेक्टोरल बॉन्ड है जो घोटाला है, तो फिर आपको कैसे मिला पैसा? आपको लेना नहीं चाहिए, चाहे 1 रुपया हो। आपको लग रहा है कि बीजेपी को जो मिला वो घोटाला है, तो फिर आप उस घोटाले में से क्यों पैसा ले रहे हो? जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसमें जो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर सीबीआई का रेड भी चल रहा है, पहले भी चला, और उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बताया कि 16% पूरे टोटल जो उन्होंने रेड के बाद 16% का अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बॉन्ड को मतलब खरीदा है। तो उसमें केवल अगर देखा जाए तो वो बोल रहे हैं, उनके बोलने के अनुसार कि 70% बोल सकते हैं कि 37% बीजेपी को उन्होंने फंड किया है। अब बाकी जो 63% है उन्होंने वो विपक्षी दलों को फंड किया है। तो आपको सवाल उठता है कि अगर वो मैनेज करने होते, या उन्होंने जो एक नया निकला हुआ है कि उगाही करना, मतलब एक्सटॉर्शन मनी, तो अगर एक्सटॉर्शन करना ही होता मेगा इंजीनियरिंग का, तो वो अपने पक्ष में करते कि बोलते कि नहीं 63% अमाउंट है वो बीजेपी को दो। तो इस तरह से, क्योंकि मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ जो है रुपया वो है, उन्होंने पैसा जो है वो का बॉन्ड खरीदा है। इसमें से मैं बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मेगा इंजीनियरिंग ने किया है 542 करोड़ जो रुपया है उन्होंने केवल तृणमूल कांग्रेस का बॉन्ड खरीदा है। तो क्या तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी ने एक शोषण किया तृणमूल कांग्रेस के लिए? ये सब जो चीजें हैं ना, उसके अलावा 503 जो है उन्होंने द्रविड़ उनका कंगरम के लिए किया है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप मानते हो कि इतने बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से एक्सटॉर्शन मनी किया है, तो वो दूसरी पार्टियों के लिए क्यों करेगी? इसीलिए दोस्तों मैं मानता हूं ना कि जो कांग्रेस है या जो विपक्षी दल है, उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो पैरालिसिस हो गया है, और जिसकी वजह से 2014 से वो हारने लगे। जिसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। थिंकिंग जो प्रोसेस होता है ना, तो आप समझ नहीं पाते कि जमीनी मुद्दे क्या है। आप पहले व्यक्तिगत हमला किया, आपने सोचा कि नहीं, एक होता है कि शूट द मैसेंजर, कि आपको लगा कि अरे बंदे का जो इमेज है, जो मोदी जी का एक इमेज है जो जनता के अंदर है, उसको अगर हम तोड़ देंगे तो अपने आप सारा बीजेपी धराशायी हो जाएगी। लेकिन आप देखो कि जो बंदा 50 साल कम से कम पॉलिटिक्स में, पीएम बनने के पहले की बात बताता हूँ, 25 साल उसने बंदे ने जमीन पे काम किया कार्यकर्ता के रूप में, 25 साल 20 साल उसने सीएम रहा, जो गुजरात के बोल सकते हैं 20 साल मान लीजिए कि आप सीएम रहे, तो कम से कम 40-45 साल तो आप बंदे को एक्सपीरियंस हो गया वो चलाने का। उस पर कोई आरोप नहीं लगा। आरोप कैसे लगा कि आपने जो 2002 के दंगे हुए थे उसमें सही कार्रवाई नहीं किया, लेकिन कोई भी उस मुद्दे पे ये आरोप नहीं लगा पाया उस समय भी जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी कि उन्होंने कोई घोटाला किया है, उनकी जगह पे कोई घोटाला हुआ उनकी सरकार में। और आज भी यही है कि कोई घोटाला का आरोप नहीं लगा पाते। अब आप ऐसे चीजें लगते हो कि मतलब वो पॉलिटिक्स राजनीति करते हो, वो प्रयास करते हो, तो इसलिए जो बंदे के पास कुछ नहीं है, कोई अपना एसेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो उनका पैसे होते हैं वो बाद में ऑक्शन करके गरीबों में बांट देते हैं। तो जब ये चीजें होती हैं ना, तो देखिए क्या होता है कि इन्होंने पहले मुनाया जो 10,000 का सूट था,
उसके बाद ये लेके आए राफेल घोटाला लेके आए, फिर ऐसे ही चौकीदार चोर है लेके चले, फिर अडानी अंबानी लेके चले, फिर मोदी नीरव मोदी को लेके चले, फिर पेगासस को लेके चले, फिर हिडनबर्ग आया, अब इलेक्टोरल बॉन्ड आया। और ये सारे चीज़ है ना, ये बबल की तरफ ब्रस्ट हो जाते हैं। बस्ट ये हो जाते हैं कि जनता को पता है कि बंदे के पास, मतलब बंदा को अपना कोई संपत्ति नहीं है, एसेट नहीं है, तो क्यों करेगा। वो कहते हैं कि नहीं, बीजेपी के जो क्या बोलते हैं, अपने जो उनका मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर, उसको बनाने के लिए पैसा उन्होंने यूज किया। आप कोई घोटाला करोगे तो अपने घर को बनाने के लिए, अपनी संपत्ति बनाने के लिए करोगे, कि अपने जो ऑफिस है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, उसको बनाने के लिए करोगे। एक जेन्युइन से सवाल है, और ये जनता को भी समझ में आता है। इसलिए जो भी मुद्दे ये उठाते हैं वो बस्ट हो जाते हैं। कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी देखिए, जिस तरह से इन्होंने उठाया था वैसे ही ये फेल हो गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि भाई अगर जिस चीज़ का विरोध कर रहे, जैसे अडानी के साथ था, कि जो अडानी को आप दिन भर पानी पी पी के आप गाली देते रहते हो, उसी अडानी के साथ आप केरल से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह, अभी तेलंगाना में भी आपने एमओयू साइन किया, आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर आए अडानी का। और लेकिन बीजेपी के अगर गवर्नमेंट में करती है, बीजेपी के जहाँ पे स्टेट है वहाँ पे करती है, तो आप बोलोगे घोटाला कर रहा है। तो जनता इस चीज़ों को समझ रही है, क्योंकि आप इस नैरेटिव को सेट नहीं कर पाते, क्योंकि आप खुद ही डबल स्टैंडर्ड के होते हैं। ये ऐसे ही हुआ जो हिडनबर्ग का है, अरे ये इलेक्टोरल बॉन्ड का है, कि जनता ये समझ गई आपको कि आप जो कर रहे हो, आप खुद उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हो तो सही है, और जो बीजेपी खरीद रहे वो घोटाला कैसे हो सकता है, या तो आप बिल्कुल नहीं लेते। ऐसे ही ईवीएम का है कि आप जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वो मानते हो कि गलत है, जीत जाते हो वो सही है, वहाँ पे लोकतंत्र सही है, और जहाँ बीजेपी जीत जाती है वो बोलते हो कि ईवीएम ने मैनिपुलेट हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जनता डबल स्टैंडर्ड आपकी हर जगह देती है, हर मुद्दे पे। इसकी वजह से जनता आपकी बातों पे विश्वास नहीं होती और कनेक्ट भी नहीं करती। तो ये जो चीज़ों के लिए मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जिम्मेदार है, और इसकी वजह से वो फेल हो जाती है। मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत बड़ा बात बोला था कि मोदी के जीतने का कारण क्या है। आप देखिए, आप कोई भी आदमी जो मोदी जी को वोट भी दिया होगा ना, जो नहीं भी न्यूट्रल भी रहा होगा, उसको ये जरूर होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो आदमी को परेशानी हुई थी, या मान लीजिए कि कोरोना के टाइम में जो उन्होंने लॉकडाउन किया था तब भी परेशानी हुई। सीए जब लागू हुआ, लोग मतलब जो बैठे वहाँ पे, और जो शाहीन बाग वगैरह पे, और वहाँ के आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हुई, जिसमें बाद में मैं भी प्रखर से बोलता था कि भाई उनको तो वहाँ से हटाना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही है, किसान आंदोलन में कुछ नहीं कर पाए, रोड अगर पकड़ के बैठते तो आम जनता का जो मिडिल क्लास है वो टैक्स वगैरह उसको क्या, उसकी चिंता क्यों नहीं सरकार करती। लेकिन फिर भी एक चीज आप नोट करके रखिए, जो उस समय जनता को उनके नियत पर भरोसा था कि बंदा तो काम कर रहा है, गलत हो सकता है लेकिन बंदे की नियत गलत नहीं है। इसलिए जब मोदी जी बोलते हैं और मंच पे खड़ा होकर बोल देते हैं अगर बिहार में कि आप जीतन मांझी को नहीं, आप मोदी को वोट कर रहे हैं, तो बंदे के साथ एक कनेक्शन होता है, एक विश्वास होता है कि बंदा मेरे नाम पे आज भी वोट दे सकता है, क्योंकि वो मानते हैं कि मेरे नियत पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी कोई पॉलिसी गलत आ सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं बदनीयत से वो पॉलिसी लेके आई है। ये एक बहुत बड़ा जो मोदी जी का पावर बोल सकते हैं वो है कि आप अगर जनता के विश्वास को जीत गए कि बंदा जो भी कार्य कर रहा है आपके हित के लिए करना चाहता है, भले ही उसमें कहीं त्रुटि रह जाती है, तो उस व्यक्ति को आप हरा नहीं सकते। और इस चीज़ को तोड़ने के लिए आपको कई स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी और बनानी पड़ेगी। धन्यवाद मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और इसके लिए क्षमा जो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया।